लोग आ जाएं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिया था वेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए थे। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, 2D में कैसे रिजोल्व करते हैं साइन थीटा कोस थीटा कंपोनेंट, और 3D में कैसे रिजोल्व करते हैं। हमने इसके रिगार्डिंग दो फॉर्मूले देखे थे, हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। ये देखो, ये दो फॉर्मूले थे, याद है? अच्छा बेटा, ये हमने डिस्कस किया है ना? हेलो, यस सर। ये कर लिया था ना? यस तो सर। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे। इनके बेसिस पे फिर आपको ये न्यूमेरिकल कराए गए थे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन द this vector and the x-axis, and also find out the unit vector in the direction of r1 and r3। ये दो क्वेश्चन आपको कराए होंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद वेक्टर एल्जेब्रा। वेक्टर एल्जेब्रा, तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे वेक्टर्स पे। उस सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट वन इज द वेक्टर एडिशन। फर्स्ट वन होगा एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। अब देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम तीन चीजें देखेंगे। द फर्स्ट वन इज ट्राइंगल लॉ, सेकंड वन पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड वन इज पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे सबसे पहले, फिर पैरेललोग्राम लॉ, और फिर पॉलीगन लॉ। तो एक चीज ये बताता हूँ कि ट्राइंगल लॉ जो है, ये यही है बेसिक वेक्टर एडिशन का। इसके बाद जो लॉज आएंगे, पैरेललोग्राम लॉ हो चाहे वो पॉलीगन हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ यही लॉ लिखेगा कि यार बात तो ये ट्राइंगल लॉ जैसी ही कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश में फेरबदल है ना। लॉजिक वाइज दोनों सेम है, तीनों सेम है। इनफैक्ट जो लॉजिक है, द लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज थ्री लॉज इज एग्जैक्टली द सेम। वंस यू लर्न कि यार, वंस यू गेट टू नो कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है, देन इट इज वेरी मच इजी टू गेट अ ग्रास्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो हम ध्यान से सुनेंगे पहले लॉ को, जो है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, देखो, when two vectors are aligned head to tail, when two vectors are aligned head to tail, their vector sum or resultant, vector sum या फिर resultant is represented by the third side on the completed triangle। वेक्टर सम और रिजल्टेंट एक ही चीज हुई, वेक्टर सम बोलो चाहे रिजल्टेंट वेक्टर बोल लो, वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू कंप्लीटेड ट्राइंगल इन द अपोजिट ऑर्डर, साइड थर्ड साइड ऑन द कंप्लीटेड ट्राइंगल इन द अपोजिट ऑर्डर। यानी कि एक ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, किसको? हेड और टेल ज्वाइन कर लो टू वेक्टर्स के। तो पहले वेक्टर दो देखो, वेक्टर ए और बी दिख रहे हैं आपको। आई विल ज्वाइन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हेड टू टेल, इनको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। हो गया जी। हेड ऑफ वेक्टर ए इज नाउ ज्वाइंड टू टेल ऑफ वेक्टर बी, हेड ऑफ वेक्टर ए इज नाउ ज्वाइंड टू टेल ऑफ वेक्टर बी, ठीक। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? कंप्लीट दिस ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो, कंप्लीट दिस ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है जी, कर लेंगे। कंप्लीट दिस ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? देखो, ए से बी जा गया मैं ऐसे, फिर बी से सी गया, ए से वेक्टर ए को मैंने कवर किया, ठीक है। ये पॉइंट ले लिए मैंने, ए बी सी, छोटे में ले लेते हैं बड़े की बजाय। ए पॉइंट लिया, बी लिया, और ये सी। ए से बी गया पहले, फिर बी से सी गया, तो मैंने जो ऑर्डर फॉलो किया उसको बोल लूंगा काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टी दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज। अब इससे अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि आई हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। देखो यहाँ से क्लॉकवाइज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ए से सी की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये मैंने अपोजिट ऑर्डर में इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया, ट्राइंगल एबीसी को। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा द थर्ड साइड ऑफ
दिस कंप्लीटेड ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, तो अपोजिट ऑर्डर में मैंने पूरा किया। तो जो थर्ड साइड है वो क्या है, ये वाली है ना, थर्ड साइड। और ये थर्ड साइड ही क्या होगी, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अ कंप्लीटेड ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो कंप्लीटेड ट्रायंगल है, बन गया जी, ट्रायंगल बन गया, तो दिस मींस इट्स अ कंप्लीटेड ट्रायंगल। नाउ इज इट इन द अपोजिट ऑर्डर, यस ऑब्वियसली वी हैव टेकन इट इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो दिस इज कंप्लीटेड इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, ट्रायंगल बना, यस सर। तो दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर सम ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, इन दिस केस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो क्या आएगा, इट विल बी वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसको लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ग्राफिकली देखो तो यही है ट्राइंगल, ए से बी से सी, और ए टू सी लिखा बनाएंगे तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। यही बात किसने कही, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने। ट्राइंगल इसीलिए क्योंकि इसमें हमें ट्राइंगल बनाना है, इसलिए वी आर सेइंग कि दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेप्स क्या थे, ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर बी विद ए, वेक्टर बी की ए पे यानी इस पॉइंट पे जोड़ दिया इनको, देन ड्रॉ द रिजल्टेंट, सीधा रिजल्टेंट बनता है। और ग्राफिकली हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अगर देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ग्राफ पे बनाए हुए होते, है ना, ग्राफ पेपर देखा होगा आपने, अगर उस ग्राफ पेपर पे मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ड्रॉ कर रहा होता तो ऑब्वियसली जो वेक्टर सी बनाएंगे, यानी कि जो वेक्टर सी या जो थर्ड वेक्टर सॉरी, तो थर्ड वेक्टर वेक्टर आर बनाएंगे, वो ग्राफिकली भी करेक्ट होगा, उसका डायरेक्शन एज वेल एज उसका लेंथ लेंथ। तो लेंथ क्या डिफाइन करता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर डिफाइंस द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी उसका एग्जैक्ट आएगा ग्राफिकली अगर हम उसको बना के देखेंगे। तो दिस इज ए ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग, ग्राफिकल तरीका है ये, ठीक है, ग्राफिकल तरीका है सोल्व करने का। अब इसी के अंदर अगर हम ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज या ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो हम ट्राइंगल लॉ के लिए नहीं निकालेंगे, पैरेललोग्राम के लिए निकालेंगे, एप्लीकेबल हर जगह होगा, ठीक है। तो अब किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि कैसे किया, तो हैंड रेज कर लो। आदिति पूछो बेटा। अदिति हेलो, क्या डाउट है बेटा, पूछो। चलो एक बार फिर बता देता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लो आप लोग। व्हेन टू वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू रेल, हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्पस ये है कि दो कोई वेक्टर है, हमें उन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, ये हमारा एम है। अवर एम इज टू ऐड टू वेक्टर्स, यानी कि मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। हमने जान लिया अब तक कि वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है। अब मुझे उन पे एडिशन ऑपरेशन करना है, जैसे पहले मैंने गिनती सीखी थी 1 2 3 4 5, देन मैंने सीखा कि 2 + 2 4 होता है। सिमिलरली हमें वेक्टर्स पता चल गए कि वेक्टर्स ए वेक्टर बी होता है। नाउ आई वांट टू add two given vectors, in this case I want to add vector a into vector b, तो उसके लिए मुझे कुछ रूल्स चाहिए। ऐसा रूल सबसे पहला जो है दैट इज गिवन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मुझे एक ऐसा तरीका देता है बाय वर्च्यू ऑफ विच आई कैन ऐड टू गिवन वेक्टर्स, यानी जिसके माध्यम से मैं दिए गए दो वेक्टर्स को जोड़ पाऊं, है ना। तो अब मुझे उसके सेट रूल्स हैं, उसका एक तरीका है, सेट रूल्स हैं, आई हैव टू फॉलो देम, मुझे उन्हीं का पालन करना होगा ताकि मैं एक फाइनल आंसर आर पे पहुंच पाऊं। आर क्या है, आर बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब जो आंसर आए आफ्टर एडिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। अब देखो स्टेप्स क्या कहते हैं कि ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर बी विद वेक्टर ए, एक वेक्टर का हेड ले लो और दूसरे का टेल ले लो। हेड और टेल तो समझ आ रहा है ना, हम लोगों ने जब वेक्टर पढ़ा था तो पीछे वाला टेल होता है, आगे वाला हेड होता है, और लेंथ जो होती है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये बताया था, तीन चीजें बताई थी वेक्टर्स की। अब मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए जो है ये वाला, नीचे देखो इधर, ये वेक्टर ए है, इसके हेड से, यानी कि जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है इसका हेड देख रहे हो, ये रहा, इसके हेड से मैंने
टेल ऑफ वेक्टर बी, टेल ऑफ वेक्टर बी को ज्वाइन किया, वेक्टर बी की टेल ये पॉइंट पे आए, ज्वाइन कर लिया जी। नाउ आई हैव टू कंप्लीट दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को मुझे कंप्लीट करना है, किस में, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर मतलब जिस तरीके से मैं ए से बी गया, बी से सी गया, दैट वाज काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर। भाई देखो ए से बी और बी से सी, तो ऐसे गया ना, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, मैं घड़ी से उल्टी दिशा में चल रहा हूं। अब मुझे इससे अपोजिट तरीके से, यानी कि ए से सी जाना है। नाउ आई हैव टू गो ए टू सी। जब किया ऐसे ए टू सी में, इस तरीके से एक वेक्टर बनाया मैंने, कौन सा वेक्टर, ए से सी जाने वाला वेक्टर, दैट इज आर, उसको आर लिख दिया मैंने सीधा। भाई ये वाला वेक्टर बनाया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर बनाया, इस वेक्टर को बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये रूल है भाई कि एक वेक्टर का टेल पकड़ो, एक वेक्टर का हेड पकड़ो, और उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर उस ट्राइंगल को पूरा करेगा, दैट विल बी द सम ऑफ द वेक्टर्स। बस इतनी सी बात है। इन दोनों का सम क्या होगा, वही वेक्टर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में ट्राइंगल को पूरा कर देगा, ट्राइंगल बना देगा या ट्राइंगल को क्लोज कर देगा, दैट विल बी द वेक्टर। ठीक, चलो अब अगला लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल देख लिया, अब पैरेललोग्राम में सुनो, पैरेललोग्राम में क्या करना है, आई हैव टू ज्वाइन देम टेल टू टेल इफ टू वेक्टर्स आर ओरिएंटेड टेल टू टेल। देखो यहां भी एम वही है, यहां भी मुझे वेक्टर सम निकालना है किन्हीं गिवन दो वेक्टर्स का। Parallelogram law of vector addition says if two vectors are oriented tail to tail, यानी if they are joined tail to tail, representing two adjacent sides of a parallelogram. Parallelogram क्या होता है, समभुज, समभुज बोलते हैं ना पैरेललोग्राम को, क्या बोलते हैं। यहाँ हिंदी वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बेटा, हिंदी वाले हैं कोई, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ओके। हाँ तो समांतर चतुर्भुज, अब देखो समांतर कुछ नहीं है, ये मतलब क्या है, पैरेललोग्राम है ना, आपने एक रेक्टेंगल लिया, उसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दो, इटैलिक है ना, थोड़ा इटैलिक, बेवड़ा रेक्टेंगल जो होगा दैट विल बी पैरेललोग्राम, है ना। तो थोड़ा सा इटैलिक कर दो उसको, थोड़ा टिल्टेड कर दो, तो वो होगा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, बट एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा बन जाएगा ना भाई, ये थोड़ा सा ये कुछ एंगल होगा, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है तो देन इट विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो टेल टू टेल ज्वाइन करना है, दो वेक्टर है मुझे, यहाँ पे वेक्टर ए बी दिख रहा है, वेक्टर ए बी इज दिस ब्लू वेक्टर, ब्लू कलर का जो वेक्टर है वो वेक्टर ए बी है, और जो ग्रे कलर का वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए डी, ये आपको दिख रहा होगा। नाउ आई हैव टू ज्वाइन दीज वेक्टर्स टेल टू टेल, पॉइंट ए के ऊपर दोनों के दोनों वेक्टरों की टेल जोड़ दी गई, दिख रही है ना भाई, दोनों वेक्टर्स की टेल पॉइंट ए पे मैंने जोड़ दी। नाउ इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, क्या करना है, द रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसके रिजल्टेंट को कौन शो करता है, इंक्लूडेड डायगोनल ऑफ द कंप्लीटेड पैरेललोग्राम, कि कंप्लीटेड पैरेललोग्राम का इंक्लूडेड डायगोनल। इंक्लूडेड डायगोनल क्या होता है बेटा, ये देखो मेरे हाथ देखो, ये दो हैं, सपोज करो ये वाला एक वेक्टर है एंड द अदर वन वेक्टर, अदर वेक्टर इज दिस, ये टेल टू टेल ज्वाइंट है यहाँ पे, ठीक, ज्वाइंट हो गए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दो डायगोनल्स की, एक होगा ऐसे और एक होगा ऐसे, तो इंक्लूडेड डायगोनल जो है इनके बीच में जो आएगा वो होगा इंक्लूडेड, बिकॉज दिस डायगोनल इज इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इट इज इंक्लूडेड इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो जो इंक्लूडेड डायगोनल होगा वो क्या दिखाएगा, दैट विल डिफाइन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है जी, मान गए हम। अब देखो कैसे करना है, ये बन गया पूरा कंप्लीटेड पैरेललोग्राम। अब इसका इंक्लूडेड डायगोनल क्या होगा, इंक्लूडेड डायगोनल ये होगा बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो वेक्टर लेके जाएंगे, ये क्या इसका डायगोनल है सर, क्या इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि इट इज इन बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए डी, ए बी और ए डी के बीच में है, इज इंक्लूडेड इन बिटवीन।
तो ये वाला जो डायगोनल है, द रेड कलर डायगोनल, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर आर। और रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी। भाई इन दोनों का सम है वेक्टर क्या? इन दोनों का सम है क्या? वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी, इन दोनों का वेक्टर सम इज वेक्टर आर। ठीक है, अब ये बात कहाँ से आई बोलोगे? बेटा ये बात आई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। इसको रटना पड़ेगा, इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं अगली स्लाइड पे। पर मोटा मोटी बात ये कि इनको रट लोगे तो बहुत जीवन आसान और सुखी रहेगा, क्योंकि हर चीज का प्रूफ एक बार तो देख सकते हैं हम, बट उसको बाद में रिकैप्चुलेट करना बिकम्स रियली डिफिकल्ट। ठीक, तो ये बात आई पैरेललोग्राम लॉ की। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ट्राइंगल लॉ कहाँ छुपा हुआ है। देखो, ट्राइंगल लॉ क्या कहता था कि जिन वेक्टर्स का आपको सम निकालना है उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, क्या इस वेक्टर को के हेड से इस वेक्टर के टेल को मैंने ज्वाइन कर लिया, ब्लू वेक्टर के हेड से ग्रे वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर लिया, हो गया एट पॉइंट बी। ठीक है, नाउ द कंप्लीटेड ट्राइंगल इन द अपोजिट ऑर्डर, कंप्लीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर आर। अपोजिट ऑर्डर में किया, हाँ जी किया, क्योंकि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, इधर से क्लॉकवाइज आ रहे। तो दिस थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, शेडेड ट्राइंगल, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। तो ये वाली बात इधर वाले ये ए बी सी से क्या ट्राइंगल लॉ भी वेरीफाई हो रहा है, और पैरेललोग्राम तो है ही कि भाई दो वेक्टर्स थे उनको टेल टू टेल ज्वाइन का पॉइंट ए पे, और उनका इंक्लूडेड डायगोनल डिफाइन करेगा। तो चीज वही है, लॉजिक वही है, बस इसका नाम बदल दिया गया है। अब बोलोगे कि सर यूज कौन सा करें? कोई सा भी यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन गो विद ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और यू कैन गो विद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी करे, जो मन करे वो यूज करो, जो याद रह जाए वो यूज करो। अब ये दोनों तरीके हुए ग्राफिकल। अगर आपको ग्राफ पेपर दे दिया जाए, उस पर दो क्या बोलते हैं वेक्टर्स बना दिए जाए, तो आप उनको टेल टू टेल ज्वाइन करोगे और फिर करके कर सकते हो। ठीक है, बट इसी का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे हम लोग, जिसको बोल सकते हैं प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको प्रूफ बोल लो या एक फॉर्मूले तक निकालने का तरीका बोल लो। देखो, फाइनल कंक्लूजन बता देता हूं इसका। पहले तो एक तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ये आएगा। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है दिस वन, इससे मुझे क्या पता चल रहा है? यहां से मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स पी एंड क्यू ये मालूम चल रहा है। और नीचे वाला फॉर्मूला है टेन अल्फा, यहां से मुझे पता पड़ रहा है कि रिजल्टेंट आर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी एंगल अल्फा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। देखो, अब पिछले स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था ये रिजल्टेंट आर दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे, आर वेक्टर। इस आर वेक्टर में दो ही तो चीजें हैं भाई, इसमें दो चीजें हैं, ये है देखो। पहली चीज क्या है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि फर्स्ट एंगल, फर्स्ट वो बोल लो वेक्टर, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा अगर मुझे पता चल जाए। और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मतलब इस वेक्टर आर की जो हमारे पास लेंथ है, जो लेंथ है, ये दो पता चल जाए तो कंप्लीटली वेक्टर आर का पता चल जाएगा भाई। डायरेक्शन आई नो, अल्फा क्या बताएगा? डायरेक्शन, और लेंथ क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीजें पता चल जाए तो मुझे कंप्लीट वेक्टर आर के बारे में पता चल जाएगा, और वो हमारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये देखो, फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ से पता चलेगी क्या? मैग्नीट्यूड। और यहाँ से क्या पता चलेगी? डायरेक्शन। ठीक, अब इसका डेरिवेशन देख लो कि ये कैसे होता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद रहे तो अच्छा, ना रहे तो अच्छा, बट ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो रेड कलर के स्क्वायर बॉक्सेस में मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक, अब देखो बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि व्हेन यू हैव टू ज्वाइन टू, व्हेन यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, तो इन दिस केस क्या ले रहे हैं? वेक्टर पी लिया एंड वेक्टर क्यू, मुझे इन दोनों का वेक्टर सम निकालना है। तो आई हैव टू ज्वाइन दीज टू वेक्टर्स टेल टू टेल। तो ब्लू कलर का वेक्टर क्यू था, उसकी टेल भी पॉइंट ए पे थी। ऑरेंज कलर का वेक्टर पी है, उसकी टेल भी पॉइंट ए पे है। ठीक है सर, हमने टेल टू टेल इनको ज्वाइन कर दिया।
नाउ द इंक्लूडेड डायगोनल ऑफ द कंप्लीटेड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले कंप्लीटेड पैरेललोग्राम देखो सर, ये जो ज्वाइन किया तो ये कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। नाउ द इंक्लूडेड डायगोनल का मतलब द डायगोनल दैट इज इंक्लूडेड इन बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। तो पी वेक्टर था और क्यू वेक्टर था, इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड है डायगोनल। दिस ग्रीन कलर का डायगोनल इज इंक्लूडेड डायगोनल। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया। अब दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट आर। आर क्या होगा? इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अब मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है भाई, हमने ड्रॉ कर लिया। इसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है और इन आर पी एंड क्यू का एक रिलेशनशिप डिराइव कर लेना है। ठीक, देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। इस शेडेड ट्राइंगल के अंदर वी विल अप्लाई द कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई करेंगे। जो येलो कलर में मैंने शेड किया अभी ट्राइंगल को, इसमें आप साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई करेंगे। थीटा सबको दिख रहा होगा भाई, बोलो बच्चों, थीटा दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है ना? अब मुझे बताओ, इसकी ये वाली साइड है वेक्टर क्यू के बराबर, अंदर भी लिख रही है इसमें। तो क्यू है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो क्यू हो गया, ये वाला हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे बताओ, ये सामने वाली साइड क्या क्यू साइन थीटा के इक्वल नहीं होगी ये? भाई ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा है। और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये वाली, ये किसके बराबर होगी? इट विल बी क्यू ऑफ साइन थीटा के बराबर। तो क्यू साइन थीटा दिख रहा है। सिमिलरली इसका जो बेस है यहां से लेके यहां तक का, दैट विल बी क्यू ऑफ कॉस थीटा। एग्री कर रहे हो इस बात से? यस सर। यस है सर। ना? तो इस ट्राइंगल में क्यू साइन थीटा मुझे मिल गया और क्यू कोस थीटा मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? नाउ आई हैव टू use Pythagoras theorem. I have to use Pythagoras theorem in this bigger shaded triangle. ये वाला जो shaded triangle है ना बेटा, इसमें यहां से देखो, ये जो बिगर शेडेड ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आर का स्क्वायर, भाई वेक्टर आर का स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस किसके बराबर है? पी प्लस क्यू कोस थीटा के बराबर। पी प्लस क्यू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बिटवीन ट्राइंगल ए ई सी। तो ए ई सी में आर स्क्वायर लिख देते हैं बेटा, वेक्टर आर इसका स्क्वायर, यानी मैंने लिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है? पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो पी प्लस क्यू कोस थीटा, देखो मैंने एरो हेड हटा दिया। दिस मीन्स आई एम ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, पी के ऊपर एरो हेड नहीं लगाया। पी प्लस क्यू कोस थीटा किया। नाउ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब ये मुझे क्या मिला कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा इसमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। ठीक है बेटा,
और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नाउ आई विल टेक पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 आ जाता है। ये पता है कि नहीं पता? ये Yes, आइडेंटिटी sir. कितने बच्चों को याद है कि साइन स्क्वायर Yes. थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? ठीक है, सबको याद है, शाबाश बेटा। और ये देखो, तो हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। यही चीज आ गई डिराइव होकर इधर। नाउ मैं अगर अंडर रूट ले लूं दूसरे साइड तो आर की वैल्यू आ जाएगी, भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को एंगल अगर निकालना है ना, एंगल निकालने के लिए क्या होगा, यही बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ई सी में, ट्राइंगल ए ई सी में क्या करेंगे, अल्फा मुझे दिख रहा है अल्फा। अब मैं टेन अल्फा ले लूं तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, टेन टेन अल्फा परपेंडिकुलर इज क्यू साइन थीटा और बेस क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा। बस वही लिख रखा है बेटा, वही लिख रखा है, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा। ये मेरा परपेंडिकुलर था, बेस क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा। कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ये वाले में, बड़े वाले में। इसमें अल्फा दिखा, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको रटेंगे और आंसर आ जाएगा। और प्रूफ जो है ज्योमेट्रिकली दिख गया कि आई हैव टू टेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ यूज होंगी और बड़े वाले में पाइथागोरस। ठीक, चलो यहाँ पे अगर डेरिवेशन समझ नहीं आया तो पूछो, और फॉर्मूला कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो कि कौन इस फॉर्मूले में क्या चीज क्या है, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन करना होगा आपको। डाउट है तो पूछो बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन, करो। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ two vectors of equal magnitudes is equal to magnitude of either vectors, then find the angle between two vectors। अब ये देखो अंग्रेजी का खेल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। if the magnitude of the resultant of two vectors of equal magnitude is equal to magnitude of either vectors, then find the angle between two vectors। कितने बच्चों को समझ आ रहा है इंग्लिश में पूछ क्या रहा है? वो हैंड रेज करो, जो इसकी स्टेटमेंट को समझ पाए वो हैंड रेज करो, अदरवाइज मैं बता दूंगा एक बार स्टेटमेंट क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, जितने बच्चे समझ पाए कि व्हाट इज आस्क्ड और व्हाट इज गिवन, जो गिवन चीजें वो और आस्क्ड क्या है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। देखो हिंदी में करते हैं इसको। अगर रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर हैं, बराबर वेक्टर हैं, ठीक है, तो ये गिवन है कि जिन वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं दे आर इक्वल। क्यों? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यहां से मुझे पता पड़ा कि दो वेक्टर जिनको मैं ऐड करना चाह रहा हूं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, और उनका रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट किसके बराबर है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स, यानी इनमें से किसी भी एक वेक्टर के बराबर है। तो दोनों वेक्टर बराबर है तो मतलब रिजल्टेंट भी वेक्टर्स के बराबर ही हुआ, यानी मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड। तो देखो बेटा, मान लो मैं एक वेक्टर मानता हूं वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर मानता हूं वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट है आर, एक रिजल्टेंट आर मान लिया, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो टू इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ये बोल रहा है कि आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी, या फिर दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये गिवन है मुझे, या तो एरो हेड हटा के लिख दो, सेम बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये मुझे गिवन है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी कि आई हैव टू फाइंड आउट थीटा, थीटा मुझे निकालना है, निकालो।
फॉर्मूले वही दो हैं, दो फॉर्मूले लिख देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे निकाल पाते हो। आर इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कोस थीटा, है ना, और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या था, टेन थीटा वाज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कोस थीटा। टेन अल्फा है बेटा ये, इन दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, वैसे एक का ही होगा, उसी के हिसाब से यहाँ से थीटा निकालो आप। फॉर्मूले दोनों यही है, द फर्स्ट वन विल बी यूज्ड इन दिस केस, पहले वाला यूज होगा ये वाला, इसको यूज करो और निकालो। देखते कितने बच्चे निकाल पाते हैं। आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, 2 मिनट का, 3 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितने बच्चे कर पाए, कोई कर रहा है क्या अभी या नहीं होगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट के बारे में दिया है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर होगा, वेक्टर के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर। और दूसरी बात दी गई है कि जो दो वेक्टर हैं जिनका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, दोज टू वेक्टर्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो बेटा देखो, हम ले सकते हैं वेक्टर ए, मान लिया मैंने ए is equal to vector b, it is also equal to r, r is nothing but the resultant of vector a and vector b। ठीक है, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर ए है कहीं ऐसे, दूसरा वेक्टर बी है कहीं ऐसे, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अब मुझे ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, है ना। देखो वैसे तो इसका आंसर एक बहुत मस्त तरीके से बताऊंगा मैं आपको, अगर आप ध्यान से, जिन बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है और जिनको ये बिना सोल्व किए, बिना किसी फॉर्मूले को जाने अगर ये क्वेश्चन करना है, वो अभी इस पॉइंट से ध्यान से सुनेंगे अगले 2 मिनट तक। ठीक है, चलो, ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई कि गिवन ये चीज है क्वेश्चन में, वो हैंड रेज करो, है ना यार। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको तो आनी चाहिए सबको यार।
अगर जिन उनमें से किसी को नहीं आई है, देखो कुछ बच्चे तो सो गए हैं, मुझे पता है इस क्लास में बच्चे सोते भी हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं आंसर देते हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि ये बात गिवन है। अगर नहीं आ रही तो बेटा अभी हैंड रेज करो, इंग्लिश इज नॉट अ बिग थिंग, हमें फिजिक्स पढ़नी है, इंग्लिश तो हम आपको जितने बार बोलोगे समझाएंगे। ये बात समझ आ गई? हाँ, जिनको नहीं आई खाली वो हाथ रेज करके रखो कि सर इसका स्टेटमेंट ही मुझे समझ नहीं आया अभी। पलक को समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, पलक को आ गया। कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आया, वो अनम्यूट करके पूछोगे सर ये गिवन क्या है, ये नहीं पंगा पता पड़ रहा है क्या है। देखो क्लियरली बोल रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, किसी भी कोई भी एक वेक्टर ले लो उसके बराबर है, यानी दोनों इक्वल है तो किसी के भी बोल दो। तो गिवन है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए और बी के बीच में थीटा निकालना है, ठीक है। इसका सीधा आंसर अगर मेरे से पूछते तो मैं बिना सोल्व करके लिखता, ये पढ़ते 120 डिग्री। अब मैं 120 पे कैसे पहुंचा वो मैं बात आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम इसको कन्वेंशनली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का बेटा, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? अरे यस बोल दिया करो भाई। यस सर। एक एक दो यस बच्चा याद सर। करेगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यस कंप्यूटर को सर। पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा मेरे पे तरस खाओ हाँ यार। सर, बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, हम सुन रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं एक कंप्यूटर है, ऐसे मरा हुआ कंप्यूटर है मेरे आगे, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, मैं खो जाता हूँ बीच में, ठीक है। तो ये सर। फॉर्मूले पे सब लोग एग्री कर रहे हैं बेटा, है ना। देखो अब मुझे पता है ए बी और आर इक्वल है, तो मैं किसी भी या तो आर के टर्म्स में लिख लूँ या ए के टर्म्स में लिख लूँ या बी के टर्म्स में लिख लूँ। अब इस फॉर्मूले से घबराओगे नहीं, मैं दूसरे तरीके से इसको लिख सकता हूँ ना यार, पी क्यू को हटा के मैं लिख सकता हूँ ए बी, है ना, वो भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है। तो आर वहां पे पी क्यू वैक्टर्स थे, हमने ए बी एज्यूम कर ली, तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब मैं मेरे को पता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, तो मैं पूरे के पूरे फॉर्मूले को ए के टर्म्स में लिख लेता हूँ, सिंपल है। तो आर इज इक्वल टू ए है तो यहाँ ए लिख दिया, ए तो ए ही है तो ए स्क्वायर लिख लिया, बी इज इक्वल टू ए है तो बी की जगह ए पुट कर दिया तो ए स्क्वायर आ गया, फिर 2a और बी भी पता था मुझे ए के इक्वल है तो ए इंटू ए स्क्वायर कर दिया, देन कोस थीटा कर दिया। यहाँ सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब देखो दोनों साइड से, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। अब दोनों साइड से ए स्क्वायर कॉमन लेके काट दूं तो ए इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 कोस थीटा। भाई ए स्क्वायर लिया और उड़ा दिया, तो मैं यहां तक आ गया। अब इसको सोल्व करता हूं, 1 इक्वल्स टू 2 + 2 कोस थीटा। राइट हैंड साइड से 2 कॉमन लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दूं, 1/2 इक्वल्स टू 1 + कोस थीटा, 1 + कोस थीटा। अब यहां से मेरे पास दो रास्ते हो सकते हैं निकलने के, ये वाले पॉइंट से दो रास्ते हो सकते हैं। इसके आगे क्या करना है, पहला वाला ये ग्रीन से लिख रहा हूं, देखो आई कैन डू इट लाइक दिस, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट साइड में ले गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1/2 -1 आया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोस थीटा इक्वल टू -1/2 आ गया। अब यहां से जिनको याद है कि कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ होती है, तो थीटा आएगा 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। अगर आपको याद है तो आप ये ग्रीन वाले तरीके को यूज कर सकते हो। अगर आपको सपोज करो कोस थीटा की वैल्यू 120 पे याद नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ आ जाओ ऐसे, उसके लिए क्या करोगे, 1/2 इक्वल्स टू 1 + कोस थीटा। अब एक टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल फॉर्मूला, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि 1 + कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। भाई 1 + कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, यही होता है ना यार, याद है किसी को, बताओ बेटा, फॉर्मूला यही होता है, भूल गए? देखो यस।
यही होता है। चलो मैं इसी को मान के करता हूँ, मुझे तो यही याद आ रहा है अभी। हाँ, तो 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा है। ये फॉर्मूला, फिर उसके लिए जिसको ये याद नहीं है उसको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो है कि आप ऐसे कर लो, है ना, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे यूज हो सकता है रेपिटेडली। तो आप हाफ 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 करके वैल्यूज निकाल सकते हो। बट अगर सीधे सीधे जो वेल नोन वैल्यूज है, 120 है, जैसे 37 डिग्री है, 51 डिग्री है, वहां आप वैल्यूज को याद भी कर सकते हो, है ना, वो भी एक तरीका है। बट फॉर्मूला इज ए गुड थिंग बिकॉज इट्स अ लॉजिकल कंसेप्ट, और वहां से आप इनफाइनाइटली उसको डिवाइड डिवाइड करते, भाई 2 से डिवाइड करने का तरीका दे रहा है ना। अगर कोस 2 थीटा है तो थीटा तक पहुंचने का रास्ता है ये। तो हाफ 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 करते जाओगे तो आप इनफाइनाइटली कितने भी एंगल्स को निकाल सकते हो। तो दिस इज ए लॉजिकल वे। तो गुड वे इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ताकि आप कुछ भी निकाल पाओ। बट इवन बेटर वे इज कि आप जो वेल नोन पॉइंट्स हैं उन पे याद कर लो। ठीक है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल के वैल्यूज निकाल ली है। अब देखो, कोस थीटा लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है बेटा। क्या मैं इसको इमेजिन कर लूं कि ये ऐसा होगा, 1/2 इक्वल टू 1 + cos 2 × थीटा/2। इसको ये इमेजिन कर लेता हूँ, यानी कोस कोस थीटा, जो थीटा है ना, थीटा के प्लेस पे जो फॉर्मूला में थीटा है, इसके प्लेस पे यहाँ थीटा/2 है। तो क्या मैं 1 + cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 cos² थीटा/2। भाई इस ये राइट साइड वाले को ये बना दिया इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। जो 2 थीटा था, यानी कि ये जो एंगल था जिसका डबल था, cos 2 थीटा, थीटा/2 का डबल हुआ तो थीटा बन गया ना। तो थीटा/2 को मैंने एक एंगल मान लिया, और उसी का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके ये आ गया cos² थीटा/2। अब मैं अंडर रूट ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड ले लूंगा। तो लेफ्ट साइड बन जाएगा 1/√2, और राइट साइड रहेगा cos थीटा/2। अब मुझे पता है कि कोस का कितने थीटा पे होता है, 1/√2। 1/√2 होता है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। तो दिस मीन्स कि थीटा, कोस इनवर्स ले लू दोनों साइड, दिस मीन्स कि थीटा/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, या फिर थीटा इज इक्वल टू 2 × 60, दैट इज 120 डिग्री। तो यहां से भी आ सकता है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला की लिस्ट जब इससे अगली क्लास में, जब आपका वेक्टर्स खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल कंसेप्ट्स कराऊंगा मैं, थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके फॉर्मूले। तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो जो चीजें याद रखनी है वो, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की सारी चीजें वो दी गई हैं, उसको एज ए नोट लेंगे और रट लेंगे, है ना। तो वहां से आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके थे इसको निकालने के। अब ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैसे निकला समझ आया भाई, यहां तक तो आ गया ना, वैल्यूज पुट करिए, इस पॉइंट तक कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व किया। उसके बाद के तरीके वो भी सिर्फ फाइंड आउट किया हमने कि थीटा क्या रहेगा। अब इसमें बताओ ये तरीका कितने बच्चों को समझ आ गया? नहीं आया किसी को भी? आ गया। तो कितनों को नहीं आया, दोबारा समझना है। सर आ गया है। आ गया है, ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करिए, ये फॉर्मूला याद कर लो, जिनको दोबारा समझना है दे शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और क्वेश्चन में ये तो देखो थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश की, बट इतनी हाईफाई आती नहीं है ज़्यादातर, तो मैंने सोचा कि एक ही करा दूं, है ना, एक ही क्वेश्चन ऐसा करा दूं जिसमें थोड़ा दिमाग हिले। अब देखो, ये हो गया फॉर्मूला वाइज। अब जिन बच्चों को मैंने ये बोला था ना कि इसको सीधा 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, अगर आप वेक्टर्स को ग्राफिकली इमेजिन करते हुए चलोगे ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो आप कर पाओगे कैसे। उसके लिए टिग्नोमेट ये आपकी ज्योमेट्री मजबूत होनी चाहिए भाई। देखो, या तो आपका एनालिटिक मजबूत हो या ज्योमेट्री, दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ये निकाला था ना पिछले स्लाइड में, देखो बेटा, ये यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ चल रही थी, एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट थे और उसके साथ साथ फॉर्मूला भी चल रहा था। तो आप जब फॉर्मूले से कर पाए तो क्या इसको ज्योमेट्री से भी तो कर पाओगे उस क्वेश्चन को, ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन अगर उसका कर लो तो। देखो, ये तो सॉल्यूशन दे दिया स्टैंडर्ड जो आएगा जिंदगी में, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे कर लो। अब इसी का ज्योमेट्रिकल मैं बोलूं कि बेटा पॉसिबल इसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन भी है, वो बताओ कैसे होगा, वो दिखाते हैं आपको। हमें गिवन है कि 2 वेक्टर हैं,
ठीक है, एक वेक्टर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्राइंगल लॉ से इमेजिन करूं तो क्या उसकी तीनों साइड बराबर हैं? भाई एक वेक्टर ए दिया है, दूसरा वेक्टर बी दिया है, और तीसरा वेक्टर क्या होगा, आर है। भाई वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, हेड टू टेल ज्वाइन करो, कर दिया जी यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो ग्रीन कलर से दिखाया, इस पॉइंट पे कर दिया जी बिल्कुल। नाउ टेक द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, ले ली सर आर वाले जो है। अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आर विल बी द वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है सर। अब दूसरी बात सर, आपने ये भी तो बताई थी कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड। भाई लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी लेंथ क्या है, बी है। सिमिलरली ए वाले की लेंथ क्या है, ए है। और सिमिलरली आर की लेंथ क्या है, आर है। भाई एरो हेड हटा दो, लेंथ का मैग्नीट्यूड वहां से मिल जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर। क्या ये एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसकी तीनों की तीनों साइडें बराबर होंगी? कितने बच्चों को ये फील हो रहा है कि तीनों साइडें बराबर वाला ट्राइंगल यहाँ पे बनने वाला है? हो रहा है, आकृति फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो गए सब? अरे यस सर। भाई देखो, मैंने सर वेक्टर के उठी हूँ बारे में मैं। दो हैं। हाँ सर उठी हूँ मैं। सो गई थी अच्छा उठी हुई है, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये फील हो रहा है कि नहीं कि ये ट्राइंगल जो बनेगा वेक्टर ए बी और आर से, उनकी तीनों साइडें बराबर होंगी। हम्म। देखो आप यहां तक तो पहुंच गए थे ना कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब उसी को मैं ग्राफिकली बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कभी कभी ऐसा भी होगा आप बिना क्वेश्चन सोल्व किए निकल पाओगे, भाई तो क्यों सोल्व करना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा जो उनका रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी द क्लोजिंग साइड। तो ये जो है, एक साइड ए हुई, एक बी हुई, एक आर हो गया, ठीक। तो ए और बी आर हैं, ये तीनों बराबर हैं, दिस मीन्स कि ये ट्राइंगल की तीनों साइडें इक्वल हैं। ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ही, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमने दे दिया ए बी सी दिया, अच्छा जी 120 डिग्री होगा, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। बट इसके लिए आपकी यहाँ तो ज्योमेट्री मजबूत होनी चाहिए, इधर आपका अगर नहीं है तो आप सीधा वैल्यूज पुट कर लो। तो जब वेक्टर्स के क्वेश्चन आप करोगे, मैंने आपको असाइनमेंट शेयर कर दिया है ग्रुप में बेटा, तो जब जिन बच्चों को रियली इंटरेस्ट है ना फिजिक्स में, वो क्या करना, या फिर उनको लगता है कि फिजिक्स उनका प्लस पॉइंट बन सकता है नीट में, तो वो लोग क्या करना कि साथ साथ थोड़ा इमेजिन करते हुए चलना कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, कि वेक्टर्स को प्लॉट करोगे तो वो क्या हो रहा है ना। अल्टीमेटली वेक्टर्स इज अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, उसका एनालिटिकल हम डेरिवेशन या फॉर्मूला निकालते हैं। अगर आप उसको ज्योमेट्रिकली करना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीधा सीधा ऐसे ही हो जाएंगे, प्लॉट करोगे निकल जाओगे, प्लॉट करोगे हो जाएगा। ठीक है, अभी डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, यहाँ सॉल्यूशन दे दिया है बेटा, ये देख लेना। जिनको ये समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो जब आप ज्योमेट्रिकल दूसरे क्वेश्चंस करोगे तो उनका सोचते हुए चलोगे कि क्या हो रहा है, नहीं होगा डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे बात, यस सर। है ना। अब ये क्वेश्चन करोगे ना या कल करोगे? कर लो यार कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि कल फिर और चीजें होंगी। ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो एक बार। एक बार ट्राई कर लो, सॉल्यूशन कल करा देंगे। एक बार ट्राई कर लो, अगर अभी नींद आ रही है या दिखी हो रहे हो तो कल करा देंगे। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कर लें इसको। मैं एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स।
सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं जिनका हमें सम निकालना है, दे आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका, 1, दोनों का 1 होगा। इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, उनका रिजल्टेंट है वो भी, यानी सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट का वेक्टर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर आर जो इनका रिजल्टेंट है, वो तीनों बराबर भी हैं और किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, मुझे निकालना है यस सर। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द टू गिवन यूनिट वेक्टर्स। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये इस्तेमाल करते हुए आप क्या करो, कुछ ऐसा जादू करो कि हमारे पास आ जाए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। देखो कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करो बेटा जैसे पहले किया था, ए बी आर सबको 1 लगा दो। आर के फॉर्मूला में वैल्यूज डालो ए बी और आर की, ठीक है, फिर वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमें क्या पता चलेगा, थीटा तो यहीं से आ जाएगा, देखो थीटा निकाल लो खैर। और वैसे थीटा क्या आएगा बता ही दो सीधा सीधा। हम्म, थीटा क्या आएगा बेटा, कितने बच्चों को फील हो रहा है थीटा 120 ही आएगा इधर भी, कर पा रहे हो ना फील। देखो दो तरीके से फील करो, एक तो वैल्यूज पुट करके फील करो कि पिछले वाले क्वेश्चन के ही स्टेप्स दिख जाएंगे आपको, 1 = 1 + 1 वही हो गया, ठीक है, उसमें थीटा 120 आएगा। दूसरा तरीका फील करने का ये हो सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि ए बी और आर हैं, उससे एक ट्राइंगल बनेगा, बनेगा ऑब्वियसली, कोई भी दो वेक्टर हैं और उसका रिजल्टेंट है, उनसे एक ट्राइंगल बनेगा, बनेगा बिकॉज इनिशियली तो हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही देखा है, दैट इज द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बेस बनाता है किसका, वेक्टर एडिशन का। तो वी हैव सीन ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है सर। तो इट इज ऑब्वियस कि हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर, इन तीनों से एक ट्राइंगल बनेगा, बोल दिया सर, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, वो मुझे कहाँ से पता पड़ी, वो मुझे इतनी इक्वेशन से पता पड़ी, बस ये वाला जो पार्ट था इससे, कि तीनों की तीनों साइड बराबर होंगी, ठीक है सर। अब दूसरी बात क्या है, आप ये भी बोल रहे हो कि हर एक साइड का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है सर, या मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ सर ऐसे, एक साइड, दूजी साइड एंड ते तीजी साइड। तो पहली साइड, दूजी साइड ते तीजी साइड, इन तीनों च जो एंगल बनने वाला है सर जी, दैट विल बी 120 डिग्री। क्यों, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये समभुज त्रिभुज है, सब की सब भुजाएं एक समान है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट साइड इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट विल बी 120 डिग्री। दूसरा फील ये है, तो एंगल भी पता चल गया, और क्या दूसरा क्या है, डिफरेंस पता करना है। अच्छा जी, डिफरेंस पूछोगे अब हमारे से, तो डिफरेंस से थीटा आपको यहाँ से पता चल गया 120 है, या तो इधर से फील कर लो या फिर यहाँ वैल्यूज डाल के निकाल लो, दो तरीके थीटा निकालने के। अब अब मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, ठीक है बेटा। ए माइनस बी के लिए इसी फॉर्मूले को घुमा के लेके आता हूँ, थोड़े अलग तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर, या फिर आर नहीं लिखेंगे, R1 लिख लो, R1 = ए माइनस बी, ठीक है भाई, मैंने बोला। अब R1 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी A² + B² - 2ab cos थीटा।
अब मुझे पता पड़ गया कि कोस थीटा है, थीटा की वैल्यू 120 है, ए और बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया। कोस थीटा कोस 120 डिग्री क्या होता है, -1/2। ये कहाँ से आएगा, यहाँ से इनवर्स लेने से पहले वाली जो वैल्यू होगी, इधर जो वैल्यू निकालोगे उससे पहले वाली। और नहीं याद तो पहले देखो हमने पिछले में निकाला ही था, मिटा दिया यार वो, ये रहा। इधर इधर कहीं है ये, -1/2 आएगा। इसको -1/2 लिख दो, 2 इंटू -1/2 तो 2/2 1 आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अंडर रूट में है सारा, भूलेंगे नहीं, R1 ये इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 1 + 1 √3। तो डिफरेंस इज √3, ये मैग्नीट्यूड और एंगल 120 डिग्री। ये आंसर सी आएगा, इसको कर लेना। दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा तरीका ग्राफिकल। ग्राफिकल हमेशा आसान होगा, नीट के क्वेश्चंस में ग्राफिकल ज्यादा यूज होगा। और वैसे इतने क्वेश्चन आएंगे भी नहीं कि आप, अगर आपको इंट्यूटिवली समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे कि क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो इससे कर लो। एक बस फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रख सकते हैं बेटा। चलो अब किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे घर पे, या पे कल की क्लास से पहले कर लेना, या फिर जब मन करे तब कर लेना। बोलो। मेरा यार कंधा दुख रहा है, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, पिछले 2 क्लास में बता दिया था, तो ये भी बता देता हूँ। कैसे? पता नहीं, सर्दी से दुख रहा है बेटा, बहुत दुख रहा है ये, ऐसे उठा रहा हूँ ना तो पीछे। हाँ जी, किसी को डाउट है तो रुकेंगे, अदरवाइज खाएंगे पिएंगे जाके सो जाएंगे।